हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे आप सबको पता है, वी आर रनिंग अ रिवीजन सीरीज जहाँ पे हम एंटायर स्टैटिक के जितने पोर्शंस हैं वो हम कवर करेंगे एंड दैट विल बी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा सो दैट आपकी ये जो 2025 की प्री है उसके लिए आपको बेनिफिट मिल पाए। सो इसके पहले हमने बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वहाँ से जो है रेफर करके पढ़ सकते हो। सो आज का डिस्कशन रहेगा पूरे एक्ट्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, तो एंटायर जितने एक्ट्स है इन्वॉल्वमेंट में वो हम सारे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ जो एडिशनल बॉडीज या फॉर्म होती है बाय सर्टन एक्ट, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडीज, वो सारे बॉडीज भी जो है इस वीडियो में डिस्कस होंगे। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानेंगे, लेटर उसके सारे डिटेल्स क्या शेड्यूल्स है उसमें। उसके बाद हम जानेंगे कौन से बॉडीज उसके अंडर में इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, उन बॉडी के बारे में एंटायर डिटेल। ठीक है, उसके साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। उसके बाद है नेशनल गंगा काउंसिल। ठीक है, उसके बाद इको सेंसिटिव जोन हो गया, या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, सारे कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो बाकी के रिमेनिंग एक्स्ट्रा बॉडीज है वो सारा जो है इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एंटायर आपको जो है कहीं दूसरी जगह रेफर करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, इस वीडियो से सारे एक्ट्स और पॉलिसीज या बॉडीज जो है जो भी इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट है वो सारे हम इस वीडियो से कवर कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज डिस्कशन, जहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एंड यस, उसके पहले ना मैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ प्रोविजन है रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। तो वो कौन से प्रोविजन है? सबसे पहला है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उससे पहले जो भी फॉरेस्ट एंड जो भी उसका प्रोटेक्शन होता है वो पहले स्टेट लिस्ट में था, तो अभी जो है वो उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें आर्टिकल नंबर 51A क्लॉज सब क्लॉज 9, इसमें जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड कुछ प्रोविजन है। उसके साथ साथ डीपीएसपी, जहाँ पे आर्टिकल नंबर 48 सब क्लॉज ए, ठीक है, यहाँ पे जो है, सॉरी 48 क्लॉज ए, इसमें जो है कुछ प्रोविजन दिए हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये तीन हम बोल सकते हैं दिस आर सर्टन पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, समहाउ जो रिलेट करते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। अब देखते हैं हमारा आज का डिस्कशन का सबसे पहला एक्ट जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो देखो, ये एक्ट आया था 1972 और उसी टाइम पे ना वर्ल्ड लेवल में या ग्लोबल लेवल पे ना एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। और ये कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं इट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो देखो ये कॉन्फ्रेंस क्या था, इसका सारा डिटेल ना इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ले आऊंगी। जब हम ये वाला कन्वेंशन वगैरह टॉपिक पढ़ेंगे ना तब हम सारा ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या है, नगावा प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, किगाली एग्रीमेंट या पेरिस एग्रीमेंट, इन सारे टॉपिक्स को ना जब ये टॉपिक कवर होगा ना उस टाइम पे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बस अभी के लिए याद रखो कि देर इज द वन एक्ट, देर इज वन कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुई थी स्टॉकहोम में 1972 में, जो ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ प्रोविजन के लिए काम करती थी। ठीक है, या काम मतलब सारा डिस्कशन हुआ वहाँ पे। ठीक है, तो उसी से मोटिवेशन लेके ना इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इस एक्ट में ना बेसिकली क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं जो भी नेशनल पार्क या सेंचुरीज इस्टेब्लिश की जाती है ना वो इसी एक्ट के अंडर में इस्टेब्लिश की जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको नोटिफाई कर सकती है। एंड एक बात याद रखो, इसके लिए ना स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी टाइप का लॉ पास करने की नीड नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ सेंटर के पास भी पावर होती है कि दे कैन डिक्लेयर सर्टन एरिया एज अ सेंचुरी एज वेल एज अ नेशनल पार्क। सो इससे हमें पता चला। ठीक है, लास्ट में हमने एक बार लेक्चर किया था। ठीक है, मैं उसका एक पीडीएफ दिखा देती हूँ, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व का डिफरेंस। तो जहाँ पे मैंने बताया था कि स्टेट एज वेल एज अ सेंटर, उन दोनों के पास पावर होती है कि दे कैन नोटिफाई अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल एज स्टेट एंड सेंटर कैन ऑल्सो नोटिफाई द नेशनल पार्क। ठीक है, वही पॉइंट मैंने अभी आपको स्लाइड में बताया, दैट इज ये वाला। ठीक है, ये एक पॉइंट ये भी याद रखना कि अगर किसी भी स्टेट को बाउंड्री अल्टर करनी हो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, अभी ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या होता है इसका सारा डिस्कशन जो है हम 2-3 स्लाइड बाद देख ही लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ इसी एक्ट के अंडर ना स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि दे कैन अपॉइंट अ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इन द स्टेट।
उसके साथ साथ इस एक्ट में ना और कुछ प्रोविजन दिए हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जितने भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है ऑब्वियसली एक्ट में दिए होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ हंटिंग रिलेटेड जो प्रोविजन है, ठीक है, हंटिंग रेगुलेशन सारे इसमें एक्ट में मेंशन है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ जू, ठीक है, जू का किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए ये भी इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। और ट्रेड रेगुलेशन जो होते हैं फॉर इन केस ऑफ अ वाइल्ड लाइफ, ये भी जो है इस एक्ट में मेंशन है। सो दिस आर सर्टन प्रोविजन जो इस एक्ट में मेंशन किए गए हैं। अब देखते हैं एक्ट के बारे में और आगे की डिटेल। तो देखो अराउंड 8 बार ना ये इस एक्ट में अमेंडमेंट आई है, तो उसमें से ना कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हम देखते हैं जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन या जिससे कोई एक बॉडी या कुछ मेजर जो चेंजेस लाए गए हैं इस एक्ट में। तो सबसे पहला है कि 2002 में अमेंडमेंट की गई थी, उससे ना कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व को जो मतलब कंजर्वेशन रिजर्व को ऐड किया गया था और जो कम्युनिटी रिजर्व है उसको डिफाइन कर दिया गया था। उसके साथ साथ एक प्रोविजन ऐड की गई थी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ केस में, जहाँ पे मेंशन था कि किसी भी टाइप का अल्टरेशन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस इनका अप्रूवल ना हो तो, ठीक है। ये कुछ ऐड किया गया था। अब आपको क्वेश्चन गिरेगा कि कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है। देखो जिसने मेरा बायोडाइवर्सिटी सॉरी बेसिक वाला जो लेक्चर पढ़ा होगा, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, उसको अच्छे से पता होगा कि कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है। अपन अगर जिसने नहीं देखा होगा ऑब्वियसली लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से रेफर कर सकते हो, पर उतना भी आप मतलब मैं आपके लिए यहाँ पे आसानी कर देती हूँ, मैंने लाया है कि उनका मीनिंग क्या होता है। तो देखो एक होता है कम्युनिटी रिजर्व, एक होता है कंजर्वेशन रिजर्व। तो कम्युनिटी रिजर्व ना बेसिकली ऐसा एरिया होता है जो आउटसाइड अ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, ठीक है, और मेनली इट एक्ट एज अ बफर। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ठीक है। जो देखो यहाँ पे कुछ सपोज यहाँ पे कुछ नेचुरल वेजिटेशन है या नेचुरल हैबिटेट है और यहाँ पे भी है, तो एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जाता है सो दैट वाइल्ड लाइफ जो है या जो भी एनिमल्स वगैरह है वो अच्छे तरीके से मतलब प्रॉपरली सेफली माइग्रेट कर पाए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ, ठीक है। इस टाइप का जो है एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाता है, तो ये पॉइंट याद रखो। और ये कम्युनिटी रिजर्व जो होता है ना मेनली डिक्लेयर किया जाता है बाय द प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट सॉरी डिक्लेयर किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो कम्युनिटी रिजर्व होता है ना वो एक ऐसा लैंड होता है जो मेनली प्राइवेट इंडिविजुअल होल्ड करते हैं, ठीक है। पर कंजर्वेशन रिजर्व में क्या होता है, ये मेनली लैंड जो होता है वो गवर्नमेंट ओन करती है। उसके साथ साथ कंजर्वेशन रिजर्व को डिक्लेयर किया जाता है सेंटर एज वेल एज अ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, पर कम्युनिटी रिजर्व ओनली बाय द स्टेट। और ये दोनों जो है कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व जैसे मैंने बोला 2002 के अमेंडमेंट में आए थे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। उसके साथ साथ यहाँ पे दिए है कंजर्वेशन रिजर्व, दे आर अनहैबिटेड एरियाज होते हैं, कंप्लीटली ओन किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी रिजर्व एंड अ कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। अब ये तो पॉइंट हो गया हमारा पहले अमेंडमेंट जो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब देखते हैं 2006 में भी अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट से नेशनल टाइगर कंजर्वेटर अथॉरिटी एंड अ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, इन दोनों का एडिशन किया गया था। और अभी लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो 2022 में एक अमेंडमेंट की गई थी जिससे ना ये कुछ प्रोविजन ऐड किए गए थे। तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऐसा था कि पहले ना इस एक्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल्स थे, पर अभी ना इसमें सिर्फ 4 शेड्यूल रह गए। सबसे पहले शेड्यूल में एनिमल्स मेंशन है और ऐसे एनिमल जिसका सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो एनिमल्स यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद है शेड्यूल 2 में, वहाँ पे भी कुछ एनिमल्स मेंशन है पर उनका जो प्रोटेक्शन है एज कम्पेयर टू जो एनिमल शेड्यूल 1 में मेंशन है उनसे कम प्रोटेक्शन जो है हम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो उतने डेंजर या रिस्क में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में सारे प्लांट्स मेंशन होते हैं। उसके बाद है शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 4 में साइटीज, ठीक है, सिटीज के रिलेटेड जो भी सिटीज पे जो भी प्रोविजन है, ठीक है, सॉरी सिटीज में जो भी हम बोल सकते हैं कि जो भी एडिशन किए गए हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ वो सारे आ जाते हैं शेड्यूल 4 में। अभी सिटीज क्या होती है उसके रिलेटेड जब मैं कन्वेंशन वाले वीडियोस लाऊंगी ना वो तो उसी टाइम पे कवर कर लूंगी, ठीक है। उसके साथ साथ एक बात याद रखना, पहले ना जब 6 शेड्यूल्स थे ना उसमें ना एक शेड्यूल में ना सेपरेट वर्नम्स जो होते हैं ना उनके लिए एक शेड्यूल था, पर अभी इस टाइम पे जो नया अमेंडमेंट के बाद इस इनके लिए जो है सेपरेट शेड्यूल मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया शेड्यूल के बारे में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो अभी 2022 के इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिए गए थे उसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेंगी कि वो एक डेजिग्नेट करे एक मैनेजमेंट अथॉरिटी
ठीक है। उसके साथ साथ एक साइंटिफिक अथॉरिटी, ठीक है। मैनेजमेंट अथॉरिटी जो रहेंगी वो सारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का परमिट वगैरह का देखेंगे। उसके बाद साइंटिफिक अथॉरिटी ऑब्वियसली नाम से समझ में आता है, एडवाइजरी बॉडी रहेंगी, कुछ स्पेसिमेन का इम्पैक्ट इन ट्रेड वगैरह, ठीक है, रिसर्च पर्पज वगैरह जो होता है वो सारा साइंटिफिक अथॉरिटी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक मेंशन है, एक जो मैंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर होती है, दे कैन अपॉइंट अ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है ना, दे विल मैनेज एज वेल एज दे विल प्रोटेक्ट द सेंचुरीज। एंड ये जो सारा मैनेजमेंट किया जाएगा उनके लिए एक जो प्लान रहेगा, ठीक है, वो बनाया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अपॉइंट तो किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट ये जो प्लान रहेगा उनको किस तरीके से मैनेज करना है वो किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके साथ साथ इन अ सेंचुरी जो फॉल होती है अंडर द शेड्यूल एरिया और इन अ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2006, ठीक है, इस एरिया में, तो वहाँ पे जो रहेगा जितना भी मैनेजमेंट रिलेटेड प्लान रहेगा वो सारा बनाया जाएगा इन कंसल्टेशन विद द ग्राम सभा, ठीक है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट याद रखो। उसके साथ साथ जैसे इस एक्ट में ना सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मतलब अमेंडमेंट जब हुआ 2022 में, उसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा पावर दी गई है। जैसे मैंने बोला कि वर्मिन, ठीक है, वर्मिन अभी डिसाइड किया जाएगा, पहले तो एक सेपरेट शेड्यूल ही था, पर अभी वर्मिन डिसाइड किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो खुद नोटिफाई करेगी। उसके बाद कुछ एग्जाम्शन भी मेंशन किए गए हैं, जहाँ पे एग्जाम्शन किया गया है फॉर अ लाइव एलिफेंट ट्रांसफर और अ ट्रांसपोर्ट फॉर अ रिलीजियस पर्पस, ठीक है। और उसके साथ साथ थर्ड है टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इम्पोर्ट ट्रेड एंड पोजेशन, ये सारा जो है ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ही देखा जाएगा। उसके साथ साथ किसी भी एरिया को जो एडजेशन है नेशनल पार्क के या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, ठीक है, उनको डिक्लेयर किया जाएगा एज अ कंजर्वेशन रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। तो पहले स्टेट गवर्नमेंट थ्रू किया जा रहा था, पर अभी सेंटर जो है वो इंटरफेयर करेगा, ठीक है। और कम्युनिटी रिजर्व जैसे मैंने बोला कि ये स्टेट गवर्नमेंट थ्रू ही किया जाता है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये हो गया अमेंडमेंट 2022 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो मैंने जैसे बोला कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसके थ्रू ना वेरियस बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहले है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, इसका फॉर्मेशन। उसके बाद है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके बाद है सेंट्रल जू अथॉरिटी। उसके साथ साथ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। उसके बाद स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड लास्ट वन इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और एक होता है टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड यस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। दीज आर सर्टन बॉडीज जो इस एक्ट के अंडर में फॉर्म हुई है। अभी इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहला है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है, इस एक्ट के अंडर में बनाई गई है। एंड इस एक्ट के अंडर ना ये जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है ऑब्वियसली जितने भी एरियाज रहेंगे, मतलब जहाँ जितने भी एरियाज है जहाँ पे जू वगैरह है, ठीक है, उनको सारे को रिकॉग्नाइज करना और बाकी उनका लाइसेंस वगैरह ग्रांट करना, ठीक है, ये सारा इस अथॉरिटी के अंदर में आता है, ठीक है। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अभी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ना मेनली एक ऐसी बॉडी है जो इंटरनेशनल लेवल में साइटीज और एग्जिम्स, ठीक है, जो ट्रेड वगैरह होता है, ठीक है, ये सारा जो है इंटरनेशनल लेवल के ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क होते हैं वो नेशनल लेवल पे ये बॉडी देखती है, ठीक है। ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट इसके बारे में, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। उसके साथ साथ एक है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अभी ये एक्ट का अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो याद रखने के लिए है वो है कि ये हेड किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी तो जनरल पॉइंट ही है, ठीक है, जैसे कि एपिक्स बॉडी है जो सारे वर्क देखेंगी रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ मैटर्स, ठीक है। और इनका मेजर वर्क होता है दे अप्रूव ऑल द प्रोजेक्ट फॉलोइंग विद इन द रेडियस ऑफ अ प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। ये हो गया वाइल्ड लाइफ बोर्ड फॉर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। उसके बाद है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का अगर देखा जाए तो ये चेयर की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसके मेंबर्स में एमपीज वगैरह भी इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ एक्सपर्ट कमिटीज भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। देखो, जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है वो पीएम थ्रू जो है हेड होता है, एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो चेयर की जाती है बाय द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे मैंने शायद डबल लिख दिया, ठीक है, तो एक बार देख लो। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में बनेगी, चेयरमैन
अगर देखा जाए मिनिस्टर होता है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, वाइस चेयरमैन स्टेट का मिनिस्टर होता है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, टाइगर रिजर्व को वगैरह जो है रिकमेंड करना इन्हीं का काम होता है। उसके बाद है एक, याद रखो कि एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि ये भी जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में आता होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, वो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एंड क्रूएलिटी टू द एनिमल एक्ट इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। कभी कभी क्या हो जाता है, हमने यहाँ पे वाइल्ड एनिमल है, वेलफेयर है, तो ये सारा हम रिलेट करके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में होगा ऐसा सोच लेते हैं, पर ये जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट के अंडर में आता है, ठीक है। और ये हो गया जो बॉडीज, ठीक है, ये सारे बॉडीज हमने डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्ट जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अभी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ना बेसिकली जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, उसके बाद में जो है इसको बनाया गया है। इस एक्ट में ना सारे पोल्यूशन जो है उन सबको डिफाइन किया गया है। उसके साथ साथ कुछ रूल्स जैसे कि बायोवेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है, उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इन सारे जो रूल्स है ना वो इसी एक्ट के अंडर में आते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ बॉडीज जो है वो भी इस्टेब्लिश की गई है। तो सबसे पहला है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी, उसके बाद है नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी, ESGS दैट इज इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, ठीक है। उसके बाद है एक GEAC दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी, ठीक है। उसके बाद है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है। ये जो है 5 बॉडीज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में बनाई गई है, ठीक है। 1986 का ये एक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो अभी ये जो बॉडीज यहाँ पे हमने डिस्कस की ना, अभी उसका डिटेल जानते हैं, ठीक है। इस एक्ट में और बहुत से पॉइंट दिए होंगे ऑब्वियसली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन किस तरीके से करना चाहिए, पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं या जो हमें याद रखने चाहिए वो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए, ठीक है। और ये वाले बॉडीज अभी इनका सारे का डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहला है कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है। अभी कोस्टल रेगुलेशन जोन ना मोस्टली ये कोस्टल लैंड होता है अप टू 500 मीटर फ्रॉम अ हाई टाइड लाइन and stage of around 100 meter along the bank of estuaries, ब्लैक वाटर रिवर, ठीक है। और यहाँ पे ना मोस्टली टाइडल फ्लक्चुएशन वगैरह दिखाई देता है, ठीक है। इस टाइप के जो रीजन ये जो कंडीशन मीट करता है उसी को हम कोस्टल रेगुलेशन जोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये फिगर से आप समझ सकते हो, ठीक है। ये कोस्टल रेगुलेशन, ये कोस्ट हो गया हमारा, ठीक है। ये रेड लाइन से जो पहला वाला है ये वाला कोस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड में दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेती हूँ। तो ये वाला अपना कोस्टल रीजन हो गया, ठीक है। तो अभी इसके बाद वाले ये जो रीजन होता है ना उसको रेगुलेट करने के लिए जो जोन होता है, ठीक है, वही है कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है। इसको ना डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड किया है। जैसे कि सबसे पहला है कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 1 जहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया वगैरह होते हैं। उसके बाद कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 2 जहाँ पे बिल्डअप एरिया जो अर्बन साइड वाला मेनली कंसिडर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला जो है ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल मोस्टली प्रीलिम्स में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। बस ऊपर ऊपर से याद रखो कि ये 4 जोन है, उसमें ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कवर किए जाते हैं, ठीक है। और इस फिगर में देख लो, सबसे पहला ये है हाई टाइड रीजन होता है, CRZ1B भी होता है, CRZ जैसे मैंने बोला कि CRZ3 जो होता है, ठीक है, उसके 2 पार्ट डिवाइड है, एक CRZ A और एक CRZ B। तो यहाँ पे दिया है। बस इनका क्या होता है इसके डिटेल में अगर जानेंगे हम, इसमें ना बस ये होता है कि कोस्टल रीजन से कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये सारा इसमें देखा जाता है। और जैसे यहाँ पे मैं एक बार इरेज करके दिखा देती हूँ। देखो ये हाई टाइड लेवल से अराउंड 200 मीटर दूर एक नॉन डेवलपमेंटल जोन होता है। उसके बाद ये जो होता है कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 4 वो तो इनसाइड होता है, ठीक है, अंदर की तरफ होता है ना कि बाहर की तरफ। तो ये भी याद रखना कि अंडर 12 नॉटिकल माइल ये इस साइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे बस अप्रोक्स इतना ही हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। ये जो है ना कोस्टल रेगुलेशन जोन, तो कोस्टल रेगुलेशन जोन को मैनेज करने के लिए एक नेशनल कोस्टल रेगुलेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है सेंट्रल लेवल पे। उसके बाद स्टेट लेवल पे भी एक अथॉरिटी होती है एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कुछ कमिटीज बनाई जाती है। पर एक बात याद रखना, ये जो अथॉरिटी है नेशनल
कोस्टल रेगुलेशन जोन अथॉरिटी वो एक परमानेंट बॉडी नहीं है, ठीक है। ये एडॉक बेसिस पे या टेम्परेरी बेसिस पे इसको बनाया जाता है। और ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है ना, इसमें लेक्स को कवर नहीं किया जाता, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और इस एक्ट में ना कुछ चेंजेस लाए गए 2018 में, ठीक है। सबसे पहला था कि आई थिंक ये पॉइंट कुछ मिस हो गया, इसको इग्नोर कर लो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अभी ये देखो, इसमें दो पॉइंट ऐड किए गए थे, एक CRZ 1 दैट इज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया एंड CRZ 4 दैट इज एरिया जो कवर किया जाता है लो टाइड रीजन एंड 12 नॉटिकल माइल सी वर्ड, ठीक है। ये याद रखो कि 4 वाला जो है वो सी वर्ड की तरफ है, ठीक है। एंड दे रिक्वायर्ड टू बी क्लियर बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इनका क्लियरेंस लगता है। उसके बाद जो CRZ 2 अर्बन और CRZ 3 रूरल एरिया है, उनके क्लियरेंस के लिए जो है इट इज कंसिडर्ड एट अ स्टेट लेवल बाय द कोस्टल जोन रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। तो याद रखना कि 1 और 4 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो क्लियरेंस लगती है, उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड के लिए जो है स्टेट लेवल, दे आर कंसिडर्ड एट द स्टेट लेवल बाय द कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट 2018 के अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे। सो दिस इज रिगार्डिंग कोस्टल रेगुलेशन जोन। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज नेशनल गंगा काउंसिल। देखो ये सारे जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ ना, देखो याद रखो, ये इसी एक्ट के अंडर में बनाए गए हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब नेक्स्ट है नेशनल गंगा काउंसिल। अभी नेशनल गंगा काउंसिल ना, पहले इसका नाम जो था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है, उसको रिप्लेस करके इसको बनाया गया है। ये भी हेड की जाती है बाय PM, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया PM नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये और ये सेकंड है नेशनल गंगा काउंसिल। ये दो ही बस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसी बॉडीज है जो PM दैट इज प्राइम मिनिस्टर थ्रू चेयर की जाती है। और ये नेशनल गंगा काउंसिल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है। इसके अंडर में ना एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ठीक है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए, मतलब ये जो है ना नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये एक्ट करती है एज अ इम्प्लीमेंटिंग आर्म ऑफ नेशनल नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। नमामि गंगे प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटिंग आर्म करके एक्ट करती है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अभी ये नमामि गंगे प्रोग्राम अगर देखा जाए तो ये कंप्लीटली सेंट्रली फंड है, ठीक है। इसका मेन एम अगर देखा जाए तो ये इसका मेन एम है कि ये रिजनरेट करें रिवर गंगा बाय इंक्लूजन ऑफ ऑल द ट्रिब्यूटरी अंडर वन अम्ब्रेला। इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी होती है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और एक स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। मेन पिलर्स अगर देखा जाए तो ये सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ठीक है, इन सारे कामों पे दिखाई देती है, मतलब ये सारे वो काम करती है। उसके साथ अफॉरेस्टेशन वगैरह हो गया, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना, ठीक है, ये सारा वो मेन कुछ पिलर्स है ऑफ प्रोग्राम ऑफ नमामि गंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। इट इज अ इम्प्लीमेंटिंग विंग ऑफ अ नेशनल गंगा रीजन रिवर बेसिन अथॉरिटी। और एक पॉइंट याद रखो कि ये जो मिशन है ना, इट इज चेयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, ठीक है। अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गया, ठीक है, नॉट बाय PM। और इसको रजिस्टर किया गया है एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट 1860। उसके बाद ना और एक पॉइंट याद रखो कि ये जो है ना नेशनल गंगा काउंसिल, इसी को ना नेशनल काउंसिल फॉर रिजिन्यूएशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। एंड ये है ये वाला इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो बॉडी होती है ना, ठीक है, इट मेनली ओवरऑल जो सुपरविजन होता है रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड रिजुनेशन ऑफ अ गंगा, वो सारा देखती है। एंड ऑब्वियसली इट इज हेडेड बाय द PM, जैसे यहाँ पे इसका नाम बोला है नेशनल गंगा काउंसिल हेडेड बाय द PM, वही नेशनल काउंसिल फॉर रिजुनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा PM थ्रू हेड करती है। एंड नेक्स्ट एम्पावर्ड टास्क कमेटी भी होती है जो मेनली मॉनिटर करेगी सारा वर्क एंड प्लान करेगी मिनिस्ट्रियल लेवल पे क्या काम करना चाहिए वगैरह, ठीक है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आ जाएगा, ठीक है। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स कहा जाता था, इसलिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ठीक है, पर अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आ गया। उसके बाद ये जो प्रोग्राम है ना रजिस्टर इन द सोसाइटी, उसके बाद एक होता है रजिस्टर एज अ सोसाइटी एंड एक है स्टेट गंगा कमेटी, ठीक है, जो सुपरवाइज करेंगी ओवर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी बनेगी उसको। एंड एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोटेक्शन कमेटी, ठीक है। ये इस तरीके से ये 5 जो है
बॉडीज होती है इस प्रोग्राम के अंडर, ठीक है। नेशनल नमामि गंगा काउंसिल, और सॉरी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर, ठीक है। ये हो गए कुछ पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज सॉरी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। तो देखो ये जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। इसका मेन काम अगर देखा जाए तो ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी एंड मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अप्रूवल देती है रिलेटेड टू जीएम क्रॉप, ठीक है। तो यार एक बार यहाँ पे ना काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। देखो जीएम क्रॉप आ गया तो ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर में आता होगा ऐसा लगता है, पर नहीं, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, ठीक है। तो ये ना विद इन 10 किलोमीटर का एरिया होता है जो सराउंडेड मतलब अराउंड, देखो मतलब ये हो गया सपोज नेशनल पार्क, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके ना 10 किलोमीटर वाला जो एरिया होता है ना वो थोड़ा फ्रेजाइल होता है, या सेंसिटिव एरिया हम कह सकते हैं उसको। सो इस एरिया को जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन करके कहा जाता है, और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है। और इसी रीजंस को ना ट्रांजिशन जोन या शॉक ऑब्जर्वर भी कहा जाता है। और ना ये इको सेंसिटिव जोन है ना, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन या इसका प्रॉपर वर्ड जो है वो मेंशन नहीं किया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखो। उसके बाद ना इसको नोटिफाई या किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें ना कुछ एक्टिविटीज, जैसे मैंने बोला कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसके साथ कुछ एक्टिविटीज रेगुलेट भी की जाती है, जैसे कि होटल, पेस्टिसाइड का यूज। और कुछ एक्टिविटीज जो है कम्प्लीटली परमिटेबल है, जैसे कुछ सस्टेनेबल एक्टिविटीज कोई कर रहा होगा, ठीक है, सस्टेनेबल वे में कुछ एक्टिविटीज कर रहा होगा तो वो यहाँ पे परमिटेबल है। सो दिस इज रिगार्डिंग इको सेंसिटिव जोन। और एक बात याद रखो, एक ना गाडगिल कमेटी और एक कस्तूरी रंजन कमेटी एक इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है रिगार्डिंग वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट रिलेटेड उन्होंने कुछ प्रोविजन बनाए थे। तो उन्होंने उस टाइम पे सजेस्ट किया था कि इको सेंसिटिव जोन 69% होना चाहिए वेस्टर्न घाट के एरिया में, और कस्तूरी रंजन कम्युनिटी कहा था कि अराउंड 39% होना चाहिए। सो ये पॉइंट आप याद रखो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब यहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 का है। तो देखो मेनली इसका अगर मोटिवेशन देखा जाए, ये किससे मोटिवेट होके इसको बनाया गया है, तो एक रियो समिट हुई थी या यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी समिट हुई थी 1992 में, ठीक है। उसके बाद जो है उसी से इंस्पायर होके इंडिया में इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे ना एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होती है, उसके बाद ना एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होता है, और बाद में ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो एक लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसको हम बीएमसी भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होती है ना, इसका मेन काम होता है ये सारा अप्रूवल वगैरह जो है वो देखती है, जो रिक्वायर्ड होता है फॉर अ आईपीआर ग्रांट टू द फॉरेन नेशन। उसके साथ साथ जो भी फंड मिलता है, ठीक है, उसको डिपॉजिट किया जाता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड में, ठीक है। तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स। उसके साथ यहाँ पे जो है मेंशन है बायो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। तो ये जो लोकल लेवल पे बनाई जाती है, तो इसमें सारे जो लोकल बॉडीज है ना वो इस कमेटी को बनाना चाहिए ऐसा बोला जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ना लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ठीक है। एक रजिस्टर बनाया जाता है दैट इज पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर इस बीएमसी थ्रू, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी थ्रू, और लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है इसमें। और ये जो बनाई जाती है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं इन असर्टिंग द राइट्स ऑफ अ लोकल पीपल। एंड यहाँ पे ना बेनिफिट शेयरिंग प्रिंसिपल का भी जो है मेन एम होता है इस एक्ट के अंडर में। उसके साथ साथ ना इसी के अंडर में नोटिफाई किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और इसको ना स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। एंड इसको जब नोटिफाई करती है या इसको जब साइट डिसाइड करती है ना, उस टाइम पे कंसल्ट किया जाता है विद द लोकल पीपल्स, ठीक है, या इंडिजिनियस पीपल। तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में। अब देखते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में 1927। तो देखो ये ना एक लीगल फ्रेमवर्क है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट, एंड यहाँ पे ना ड्यूटी रिलेटेड टू टिम्बर रिलेटेड भी फ्रेमवर्क जो है इस एक्ट के अंडर में मेंशन है। यहाँ पे ना फॉरेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला एक रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसके बाद है विलेज फॉरेस्ट। और ये सारा जो है मतलब
कंस्टिट्यूट किया जाता है या बनाया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और एक बात याद रखना, वाइल डिक्री मतलब हम ऑर्डर देखा जाए प्रोटेक्शन लेवल का, तो सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट आएगा, उसके बाद आएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एंड थर्ड वन में आएगा विलेज फॉरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे विलेज फॉरेस्ट की एक डेफिनेशन भी उन्होंने मेंशन की है कि इट इज़ एरिया जहाँ पे विलेज कम्युनिटी आर ग्रांटेड राइट प्रीवियसली हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद 2017 में इसमें अमेंडमेंट की गई थी, और वहाँ पे उसको अमेंड करके डेफिनेशन ऑफ ट्रीज में रिमूव किया जाए द वर्ल्ड बाम्बू, ऐसा 2017 में अमेंडमेंट से लाया गया। ठीक है, बाम्बू ट्री के डेफिनेशन से रिमूव किया जाए ऐसा कहा गया। एंड ओनली बाम्बू आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, वो इस डेफिनेशन में इंक्लूडेड रहेंगे, ऐसा भी उस अमेंडमेंट थ्रू कहा गया था। सो दिस इज रिगार्डिंग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अब आता है नेक्स्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो ये जो है मेनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन अंडर द आर्टिकल 48A, ठीक है, इसी के उसको फुलफिल करने के लिए हम बोल सकते हैं इसको लाया गया है। ठीक है। उसके बाद इसमें सारे प्रोविजन मेंशन है रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वगैरह, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करना। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो हमें याद रखना चाहिए वो है कि जब भी कोई भी फॉरेस्ट लैंड को हम डाइवर्ट करते हैं, ठीक है, फॉर एनी एक्टिविटीज, उस टाइम पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना जो है सबसे ज़्यादा मस्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ना सारे रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में ना फॉरेस्ट को 4 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले रिजर्व, देन प्रोटेक्टेड, देन विलेज, एंड लास्ट वन इज अ प्राइवेट फॉरेस्ट। जैसे कि यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो था सिर्फ 3 टाइप में डिवाइड किया था, पर यहाँ पे 4 टाइप्स एडिशनल ऐड हुआ है प्राइवेट फॉरेस्ट। और ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल भी आए थे 2022 में। ठीक है, यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी, रीजनल एम्पावर्ड कमेटी, उसके साथ साथ स्क्रीनिंग कमेटी, इस टाइप की 3 कमेटी का फॉर्मेशन भी यहाँ पे किया गया है। उसके बाद जू जो है, ठीक है, इनिशियली पहले जो है फॉरेस्ट्री एक्टिविटी में कंसीडर नहीं किया जा रहा था, पर अभी जो है उसको फॉरेस्ट्री एक्टिविटी में कंसीडर किया जा रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है, 2006। तो इसमें ना मतलब इसका दूसरा नाम भी है शेड्यूल ट्राइब एंड अदर्स ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ फॉरेस्ट एक्ट 2006। ठीक है, जिसका भी ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी होगा ना, उसने ये इस एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है। और अब इस एक्ट के अंडर में किसको फॉरेस्ट ड्वेलर के राइट मिलते हैं, तो यहाँ पे ना उसका एक क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज एटलीस्ट 3 जनरेशन से आप वहाँ पे रिसाइड करने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ राइट जो है 4 हेक्टर इस एरिया तक ही सीमित है। उसके बाद यहाँ पे ना राइट्स ना हेरिटेबल इन नेचर है, ठीक है, दे आर नॉट एलिनेबल और ट्रांसफरेबल। और एक जो ग्राम सभा होती है, ठीक है, वो एक कम्पिटेंट अथॉरिटी एक्ट करती है फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस रिगार्डिंग गिविंग राइट टू द फॉरेस्ट ड्वेलर। और यहाँ पे प्रोसेस अगर देखा जाए तो देखो, सबसे पहले ना ग्राम सभा और विलेज असेंबली को वो रिजोल्यूशन पास करती है, देन रिजोल्यूशन को प्रॉपरली स्क्रीन किया जाता है, एंड बाद में उसको तालुका लेवल पे अप्रूव किया जाता है, एंड देन उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजा जाता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर से जो है पूरा प्रोसेस होता है फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ राइट्स। और यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स भी मेंशन किए गए हैं इस एक्ट में। तो सबसे पहला है टाइटल एक्ट, जिसको हम इंडिविजुअल फॉरेस्ट एक्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे लैंड जो है इट इज़ बीइंग फ्रेम मैक्सिमम 4 हेक्टर तक होती है। एंड उसके बाद है यूज राइट। अभी यूज राइट जिसको हम कम्युनिटी राइट बोलते हैं, जहाँ पे जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके रिलेटेड उसको यूज करना या उसकी ओनरशिप लेना, वो सारा। उसके साथ साथ गेजिंग एक्टिविटी या पेस्टोरल रूट, ठीक है, ये सारा आता है यूज राइट में। उसके बाद है रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट, ठीक है, नाम से समझ में आता है रिहेबिलिटेशन रिलेटेड प्रोविजन भी वहाँ पे मेंशन है। उसके बाद है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, ठीक है, इसमें टू प्रोटेक्ट, कंजर्व और मैनेज द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, वो सारा इस राइट के अंडर में आता है। उसके साथ साथ और एक पॉइंट है, एक होता है CFR मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, एक्सक्लूसिवली ग्राम सभा के अंडर में मतलब ग्राम सभा उसका मेन होता है, और वो प्रिपेयर करती है मैनेजमेंट प्लान फॉर द फॉरेस्ट। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जो भी यूज राइट होता है, ठीक है, तो वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे भी दिए जाते हैं। तो अभी आपको बताती हूँ कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ना इस एक्ट में मेंशन किए गए हैं कि जो भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो
माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के डेफिनेशन में आते हैं, जैसे कि बाम्बू हो गया, कैन, कुकुन, हनी, वैक्स, तेंदुलीफ, मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, ट्यूबर, ठीक है, इस तरीके से जो है ये सारे जो प्लांट्स है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंडर में आते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग अ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ जो रिमेनिंग बॉडीज जो हमें पता रहने चाहिए, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर में इसको फॉर्म किया गया है। और ये सारे इसका भी जो मेन एम है, ठीक है, इफेक्टिवली जो भी केसेस होते हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वो सारा वो ये डील करती है। और इनका मेन टाइम फ्रेम अगर देखा जाए फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस, वो 6 मंथ का होता है। उसके साथ साथ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना मस्ट हो जाता है फॉर द प्रीलिम्स, वो है ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, उनको पावर होती है कि इन सारे एक्ट के अंडर में जो भी केसेस आते हैं वो उनको डील करे, ठीक है। तो वो है वाटर एक्ट, एयर एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है, ये याद रखो। एंड लास्ट वन इज अ बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। तो ये सारे एक्ट, तो एनजीटी हैज अ पावर टू डील द केसेस रिलेटेड टू सर्टन एक्ट्स, ठीक है, ये वाले एक्ट्स। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, उसके साथ साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1985 का, ठीक है, ये तीनों जो है एनजीटी के जुरिडिक्शन में नहीं आते, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब इसका अगर देखा जाए, मतलब ये जो एनजीटी का वर्क होता है ना, मेनली यह दे डू नॉट फॉलो एनी कोड ऑफ अ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे एक्ट करती है, ठीक है। एंड दे मेनली फॉलो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड नॉन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। और अगर इसका हेड देखा जाए, ठीक है, तो चेयरपर्सन मेनली अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दे आर अपॉइंटेड अंडर आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ अ सीजीए। और चेयरपर्सन का क्राइटेरिया देखा जाए तो वो जज होता है, ठीक है, सर्विंग जज और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स अगर देखा जाए तो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट्स मेंबर होते हैं। अभी जुडिशियल मेंबर दे आर सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट। एक्सपर्ट मेंबर अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है इन्वायरमेंटल फील्ड एज वेल एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है, और इनका ना रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। सो दिस इज रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वाटर एक्ट से बनी गई है, पर इसको जो पावर वगैरह है वो एयर एक्ट के अंडर से आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे अब लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। सो याद रखो, ये स्टैट्यूटरी बॉडी वाटर एक्ट से बनी गई है और पावर वगैरह जो है एयर एक्ट थ्रू इसको मिलता है, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब देखते हैं कुछ मिसलेनियस बॉडीज, ठीक है। तो एक है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिसर्च वगैरह ये सारा देखती है। उसके बाद है नेशनल काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है एक एनजीओ है, ठीक है, और ये कंजर्वेशन एंड रिकवरी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज ये देखती है। उसके बाद आते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, ये भी एक एनजीओ है। इनका मेन काम अगर देखा जाए तो दे वर्क इन पार्टनरशिप विद अ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इन इंडिया, ठीक है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है इंडिया का, ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक ग्लोबल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। उनका जो काम इंडिया में होता है, ठीक है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू किया जाता है। उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है WWF इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। और ये जो है मेनली लिविंग प्लानिट रिपोर्ट वगैरह बनाती है एवरी हर 2 साल में। अर्थ आवर का कंसेप्ट भी इनके अंडर में आता है। उसके साथ डेप्थ फॉर नेचुरल स्वैप, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है इन विच पोर्शन ऑफ अ डेवलपिंग नेशन फॉरेन डेप्ट करती है इज फॉर गिव इन एक्सचेंज ऑफ अ लोकल इन्वेस्टमेंट इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये भी इन्हीं के अंडर का प्रोग्राम है। उसके बाद है तेरी, दैट इज द एनर्जी एंड रेगुलेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये भी एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसके अंडर में ये कुछ प्रोग्राम्स वो रन करती है, जैसे कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक है, गृह, ये भी उनके थ्रू रन किया गया प्रोग्राम है। दैट्स इट, हमने सारे एक्ट्स जो है हम डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है।
जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसके अंडर में कुछ बॉडीज का फॉर्मेशन किया जाता है, जैसे कि हो गया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, उसके बाद है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का भी हमने देखा था, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एक स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी होता है। उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। ये सारे बॉडीज WPA दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में बनाई जाती है। उसके बाद हमने कुछ देखे थे शेड्यूल्स देखे थे, ठीक है, जो इसके अंडर में आते थे। पहले 6 शेड्यूल थे, उसके बाद उस वहाँ पे 4 शेड्यूल बन गए। वर्मिन्स का वगैरह देखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू डिसाइड किया जाता है। एंड साइटीज वाले जो वाइल्ड लाइफ्स होते हैं वो भी इनके शेड्यूल में अभी ऐड किए गए हैं, ठीक है। ये हमने सबसे पहले देखा था। उसके बाद हमने देखा था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। उसके अंडर में बनाई गई सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में हमने देखा। उसके बाद है नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जिसमें हमने CRZ वगैरह देखा। उसके बाद है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, ठीक है, इसके बारे में जाना, ठीक है। गाड़गिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी के बारे में जाना, जो वेस्टर्न घाट रिलेटेड उन्होंने जो प्रोविजन या रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के बारे में जाना, ठीक है, GM क्रॉप रिलेटेड जो भी रेगुलेशन वो मैनेज करती है। उसके बाद नेशनल गंगा रिवर अथॉरिटी, ठीक है, जिसको नेशनल गंगा काउंसिल से रिप्लेस किया गया है, ठीक है। ये वाला एक हमने देखा। उसके बाद हमने देखा बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट में कुछ देखा था, जैसे कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट का उसके बाद अथॉरिटी होती है, स्टेट होती है। उसके बाद एक लोकल लेवल पे बॉडी बनाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। उसके बाद इसी के अंडर में हमने देखा था एक पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर करके, ठीक है, जो एक लोकल रजिस्टर होता है, ठीक है, विच कंसिस्ट सर्टन प्रोविजन जो देखती है राइट्स फॉर द लोकल्स वगैरह। उसके बाद इसी के अंडर में हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का फॉर्मेशन, ठीक है। एंड पार्डन फॉर द हैंड राइटिंग ना, मैं बहुत फास्ट में लिख रही हूँ, जस्ट फॉर द रिविजन पर्पज, क्योंकि बाकी सारा तो मैंने अच्छे से बता ही दिया है। सो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर में। उसके बाद में हमने देखा था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में जाना। उसके बाद हमने डाला फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसके साथ साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में जाना, डिफरेंट चार जो राइट्स होते हैं लोगों के वो जाना। उसके बाद गवर्नमेंट ग्राम सभा को जो पावर्स दी गई है फॉर स्क्रीनिंग वगैरह, ठीक है, किनको राइट देना चाहिए, वो सारा हमने इस एक्ट में देखा। उसके बाद लास्ट में हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जाना, और जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में जाना, ठीक है। ये वाटर से बना है, वाटर एक्ट से बना है, पर स्टिल पावर जो है वो एयर एक्ट से मिलती है। एंड लास्टली हमने कुछ नॉन NGOs ऑर्गेनाइजेशन देखे, ठीक है, उनका काम क्या होता है वो सारा हमने कवर किया। एंड दैट्स इट। हमने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, पॉलिसीज है, एक्ट्स और बॉडीज है, वो हमने कवर कर लिए इस वीडियो में, ठीक है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन थैंक यू, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।